तरह वहाँ का माहौल बना, पत्रकार संपादक की जो गरिमा रखी जानी चाहिए थी, जी जी उनके जिस तरह से उनका हस्तक्षेप बढ़ रहा था, वो हस्तक्षेप तो कोई मंजूर नहीं कर सकता जी संपादक। जी जी तो उनका हस्तक्षेप बढ़ने लगा तो मुझे लगा कि अब यहाँ जी खैर नहीं, यहाँ जी नहीं रहना चाहिए। सवाल करने का साहस तो कह सकते हैं कि बहुत क्षीण हो गया है। सत्ता पक्ष से सवाल करने का जो साहस अब बहुत कम हो रह गया, बहुत ही कम ऐसे पत्रकार रह गए हैं। संपादकीय विभाग में हस्तक्षेप कोई मंजूर नहीं हुआ तो उसमें भी मंजूर का प्रश्न ही नहीं था, तो मैंने कहा कि ये अखबार भी केवल एक आवरण के रूप में है, तो इसको भी छोड़ना चाहिए, तो मैंने छोड़ दिया। किसी के बारे में कुछ भी छाप दीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी अखबार किसी करप्ट अफसर के बारे में कुछ भी छाप दीजिए, वो फ्लट के मतलब वो उसको फर्क नहीं पड़ता। वो ये मतलब उसको बड़ा सामान्य रूप से लेता है कि ठीक है, छप गया कोई बात नहीं। दोस्तों, पत्रकारिता का स्वरूप लगातार बदलता रहा है। बदलती हुई तकनीक, राजनीतिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां, वैश्विक परिस्थितियां, विचारधाराएं, समाजशास्त्र, इन सभी ने मीडिया को लगातार प्रभावित किया है, लगातार नया रूप दिया है, नई सुविधाएं दी है, नई चुनौतियां दी है। आज हम एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार से संवाद करने जा रहे हैं जिनका अनुभव और दृष्टिकोण इन बदलावों को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्री दिवाकर मुक्तिबोध एक ऐसा ही नाम है। श्री दिवाकर मुक्तिबोध निष्पक्ष और गहरी विश्लेषणात्मक पत्रकारिता का प्रतीक है। दशकों से पत्रकारिता में सक्रिय रहते हुए उन्होंने सत्ता, समाज और नीतियों पर पैनी नजर रखी है। आइए उनसे जानते हैं बदलते दौर की पत्रकारिता के बारे में। आज उनसे बातें करते हैं जरा सुकून से। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले तो हम लोग यही जानना चाहते हैं जी कि पत्रकारिता की शुरुआत कैसे हुई। हम लोग ने ऐसा पढ़ा है जी कि आप तो शासकीय सेवा में थे, फिर पत्रकारिता में कैसे आ गए? जी दरअसल मैं जब साइंस कॉलेज का विद्यार्थी था तो उस दौर में उसको पहले हम लोग भिलाई से यहाँ शिफ्ट हुए थे। साइंस कॉलेज रायपुर में मैंने एडमिशन लिया था, गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और मैं उस समय समझता था कि अपनी हिंदी के बारे में बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं रहता था। जी भाषा की दृष्टि से मैं अखबारों काफ़ी पढ़ता था, अखबारों में पढ़ता था, किताबें पढ़ता था। किताबें पढ़ने का शुरू से मुझे शौक रहा है। तो किताबें पढ़ते हुए मुझे ऐसा एहसास होता था मन ही मन कि यार मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है। तो एक आकर्षण तो था पत्रकारिता के बारे में, लेकिन चूंकि हिंदी पर हिंदी की भाषा और उसकी शैली के बारे में मैं संतुष्ट नहीं था। अपने बारे में मैं सोचता था यार पत्रकारिता मेरे बस में नहीं है। इसलिए कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मुझे नौकरी करनी पड़ गई। नौकरी मिल गई, ये कहिए। तो मैं शासकीय सेवा में आ गया और लगभग 9 साल तक मैंने स्कूल की मास्टरी की। लेकिन चूंकि पत्रकारिता में आने की इच्छा थी ही, तो यूं और उसके अलावा भी स्पोर्ट्स में मेरी काफ़ी रुचि रही है। स्पोर्ट्स की किताबें पढ़ता रहा हूँ, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ता रहा हूँ। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैंने नई दुनिया में प्रभाष जोशी जी का एक बड़ा आर्टिकल छपा था। ये बहुत पुरानी बात है, 1970-1969 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर गई थी। उस दौरे के परिप्रेक्ष्य में प्रभाष जी ने एक आर्टिकल लिखा था जो नई दुनिया इंदौर के एडिट पेज में छपा था जी। वो इतना जबरदस्त था कि मुझे उसने बहुत ज्यादा प्रेरित किया है। फिर मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा कोशिश करके देखता हूँ, लिख के देखता हूँ। जी जी। तो एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट कहीं हो रहा था अपने, जिसमें अपना भारतीय टीम भी भाग ले रही थी। उसकी मैंने एक समीक्षात्मक टिप्पणी लिखी और समीक्षात्मक टिप्पणी लिखने के बाद में बड़े बेमन से ही मैंने नई दुनिया में इन दोनों रम्मू श्रीवास्तव जी, ललित सुरजन जी, रम्मू जी से मेरा परिचय था। नई दुनिया में काम करते थे। जी जी। रम्मू श्रीवास्तव हमारे परिवार के सदस्य जैसे थे और नागपुर में पिताजी के साथ उन्होंने काम किया था। हाँ जी। जब वो नया में थे तब। जी जी। तो चूंकि उनसे परिचय था इसलिए मैं उनको वो आर्टिकल दे के आ गया। जी। नाउम्मीद सा था मैं कि मतलब कुछ भी ऐसा ही है कि शायद ही छपे हो। लेकिन जब दूसरे दिन में अखबार देखा तो वो लास्ट पेज में
मेरे नाम के साथ छप गया। वो उसका छपना था और मेरा मॉरल बढ़ना था। क्या बात। मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। जी मुझे लगा मैं पत्रकारिता कर सकता जी हूँ, जी हिंदी की पत्रकारिता मुझसे जी, हो सकती है। जी जी लेकिन चूंकि मैंने शुरू कर दी थी, जी जी इसलिए नौकरी करते हुए फिर मैंने देशबंधु, उस समय नई दुनिया के नाम से जाना जाता था, जी भाई साहब। तो मैंने देशबंधु में ज्वाइन किया जी जी और पार्ट टाइम में देशबंधु में करता था हाँ जी और फुल टाइम में जो है स्कूल की मास्टरी करता था। जी जी शासकीय सेवा में काम करते हुए दोनों बैलेंस मुझसे तो हो रहा था। जी जी और जैसे आप जानते हैं उस दौर में जो पत्रकारिता की शुरुआत जो होती थी वो प्रूफ रीडर से होती थी। बिल्कुल। कोई भी नया बंदा आता था जी काम करने के लिए तो उसको एकदम डेस्क में, जैसे आजकल जो होता है, आजकल जैसे ही कोई आता है रिपोर्टर बना के उसको भेज दिया जाता है जी फील्ड में या डेस्क में बैठा दिया जाता था। उस दौर में ऐसा नहीं होता था। आपको आने के बाद सबसे पहले प्रूफ रीडिंग में आपको झोंका जाता है। आप जी प्रूफ रीडिंग इसलिए की जाती थी ताकि आपका भाषा का सौंदर्य आप समझे, जी भाषा आपकी सुधरे, शैली आपकी अच्छी हो। हाँ जी तो मैं प्रूफ रीडर के रूप में काम करने लग गया। जी जी धीरे धीरे कुछ लिखने भी लगा। जी और जब उस समय एक सिलसिला यूं होता था कि प्रूफ रीडिंग के बाद में धीरे धीरे आपका डेस्क भी दिया जाता था। जी तो हमने हर डेस्क में काम किया। मैंने फ्रंट पेज में काम किया, हाँ जी मैंने प्रांतीय पेज में काम किया, मैंने जी एज ए रिपोर्टर भी काम हाँ किया। जी हाँ जी तो वो दौर था। तो जी कहने का आशय ये था कि वो समय था कि मैंने दो जो नाव पे मैंने पैर रख दिए थे और मैं बैलेंस के हिसाब से चल रहा था, जी बैलेंस कर रहा था। मतलब सुबह से निकलता था घर से, जी सुबह 7:30 बजे मेरी स्कूल जाना पड़ता था, 12 बजे मैं लौटता था, घर में खाना खाता था, खाना खाने के बाद सीधा दफ्तर आ जाता था जी और देर रात तक दफ्तर में रहता था। हाँ जी तो ललित जी मेरे आदर्श रहे हैं शुरू से ही, जी जी बल्कि देशबंधु के जितने सीनियर थे सभी मेरे आदर्श। हाँ जी हाँ जी तो ललित जी ने मुझसे एक बार कहा कि तुम ऐसा करो, तुम सरकारी नौकरी छोड़ दो जी जी और जो तुमको तनख्वाह वहां मिलती है हाँ जी वो तनख्वाह तुमको मैं यहाँ दूंगा। जी उस समय मुझे नई दुनिया में 150 रुपए मिलते थे जी और सरकारी नौकरी में जो मिलता था सो मिलता था। जी तो बोले मैं तुमको इतनी तनख्वाह दूंगा कि तुम्हारा काम चलेगा। बिल्कुल तो उनकी बात मैंने मानी। मुझे जी लगा कि नहीं ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं जी कि आप मेरे आदर्श हैं, मेरे गुरु हैं, जी मेरे सरपरस्त हैं, मेरे हितैषी हैं, परिवार जैसे हैं। क्योंकि होता क्या था, पिताजी का जो वैभव था, हाँ गौरव था, उसे बड़े अभिभूत रहते थे जी साहित्य से। जी जी तो साहित्य प्रेमी वो थे ही थे। हाँ तो उनके कहने से फिर मैंने कहा पत्रकारिता मैंने शुरू की और ये फुल टाइम जॉब के रूप में, हाँ जी और नौकरी से इस्तीफा दे दिया। जी तो वो दौर था 1970 का। जी जी 1970 के बाद मैंने, हालांकि उस बीच में 2 बार ऐसा मौका आया, मतलब 1970 से लेकर समझिए 1976 तक। जी 1976 हालांकि तक मैं लगातार इस तरह काम करता रहा। जी भाई साहब और ये नौकरी से मैंने इस्तीफा दिया शायद 78 में दिया, जी सरकारी नौकरी से। हाँ भाई साहब तो वो दौर हुआ, तो उससे मेरे पत्रकारिता में प्रवेश हुआ। जी जी और मैं ये कह सकता हूँ कि भाषा के बारे में मेरी जो समझ थी वो धीरे धीरे देशबंधु में काम करते हुए विकसित हुई। विकसित और मैंने फिर लगातार फिर इसी फील्ड जी में अपने आप को जी आजमाता रहा, जी आगे फिर बढ़ता रहा। बाद में युग धर्म दैनिक नहीं, भास्कर फिर तो लंबा मेरे पास, हाँ देखिए मुझे पत्रकारिता करते हुए करीब करीब 50 साल होने जा रहे हैं। जी 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 मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, यदि आप पार्ट टाइम पत्रकारिता की बात करें, जी जी उस समय क्या, एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, उस समय अखबारों के दफ्तर में पार्ट टाइमर पत्रकार हुआ करते थे। जी नौकरी कहीं और भी करते थे। हाँ और साथ में जैसे हमारे पास में शर्मा जी थे, वो दुर्गा कॉलेज में जो प्रोफेसर थे वो, जी और रात शाम के समय वे नाइट ड्यूटी करने आ जाते थे। हम्म तो उस समय पार्ट टाइम पत्रकारों का जी वो समय था, मतलब समय था, उनको काम मिल जाता था। जी जी और अखबार का भी काम चलता था, जी जी संपादकों का, उसका मालिकों हाँ को भी काम चलता था, हाँ जी कम पैसे देने पड़ते थे, जाहिर सी हाँ बात है। हाँ तो वो दौर था। तो उस समय फिर मैं देशबंधु में रहा। देशबंधु में मैं करीब करीब 8 साल रहा। फिर मैं उस समय 1982 में एशियन गेम्स हुए थे नई दिल्ली में। जी तो चूंकि मैं स्पोर्ट्स में रुचि मेरा इंटरेस्ट था ही, बिल्कुल तो ललित जी ने मुझे नई दिल्ली भेज दिया एशियन गेम्स को कवर हाँ करने के लिए। जी जी तो रायपुर से मैं शायद अकेले ही था पूरे हाँ देश में। मलबेश में देशबंधु ने भेजा था, नई दुनिया ने भेजा था हाँ जी शाहिद मिर्जा को। जी शाहिद मिर्जा भी एक बड़े अच्छे पत्रकार रहे, जहाँ मेरी उनकी मुलाकात एशियाटिक गेम में ही हुई थी। तो वो दौर था। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे नवभारत से ऑफर आया। नवभारत से ऑफर यूँ आया कि गोविंदलाल वोरा जी, मधुकर खेर साहब,
ये दोनों जो हैं, ये जहाँ हम लोग रहते थे महामाया मंदिर में, वो नवरात्रि समय दर्शन करने आते थे। जी जी दर्शन आते तो घर में भी आ जाते थे जी जी हमारे। तो ऐसी बात में फिर बात निकलती थी नवभारत की, तो फिर मेरे मन में इच्छा हुई कि नवभारत चला जाए करके। जी जी तो फिर मैंने नवभारत ज्वाइन कर लिया। हालांकि जी मेरे जाने से ललित जी बड़े दुखी हुए, जी जी तो शॉकिंग भी हुई, क्योंकि मैंने ऐसे समय छोड़ा था रामनवमी के दिन, जी जी जिस दिन देशबंधु का स्थापना दिवस रहता था। जी जी तो ये एक तरह से मुझे भी उस दिन खराब लगा, लेकिन चूंकि मुझे नवभारत ज्वाइन करना था, हाँ जी इसलिए मैंने अपने आप को फिर मैंने जी समझाने की कोशिश की हाँ और जी मैंने ज्वाइन कर लिया। जी नवभारत में रहा तो नवभारत में भी मैं रिपोर्टर रहा, हाँ जी और सिटी रिपोर्टिंग करता था। और उसके बाद फिर जब वोरा जी ने नवभारत छोड़ के अमृत संदेश शुरू किया, हाँ जी संचालन किया उसका, हाँ जी तो वो दो तीन लोगों ने इस्तीफा देकर उनके साथ गए थे, उसमें मैं भी शामिल था। जी तो अब नवभारत से फिर मैं आ गया अमृत अमृत संदेश में। संदेश अमृत संदेश में रहा, तो उसके बाद अमृत संदेश में वोरा जी के पार्टनर थे रेखचंद लूनिया। ओके रेखचंद लूनिया ने कुछ समय बाद युगधर्म को टेक ओवर कर लिया। जी युगधर्म को टेक ओवर करने के बाद उनको एक संपादक की जरूरत थी, और चूंकि मेरे को जानते थे, मेरा काम वो देख चुके थे, तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि आप मेरे साथ चलो। जी तो मैं उनके साथ चला गया। होता क्या है कि सैलरी भी इसके बहाने बढ़ जाती थी, जो आपको वहां मिल रहा है उससे ज्यादा कोई निश्चित रूप से आपको इंक्रीमेंट मिल जाता है। तो मैं नवभारत से मैं अमृत संदेश से फिर मैं यहाँ गया युग धर्म में, जो उस समय हालांकि विचारधारा के हिसाब से वो आरएसएस का अखबार था, लेकिन रेखचंद जी लूनिया जी के आने के बाद में वो विचारधारा का कोई शायद कोई वास्ता नहीं रह गया था। जी लेकिन क्या है, जिस तेजी के साथ लूनिया जी ने युग धर्म को शुरू किया था, उसी रफ्तार से वो नीचे गिरने लग गया धीरे धीरे, क्योंकि मैनेजमेंट को संभालना उनके बस में शायद नहीं था, नहीं आ पाया। तो उसकी हालत को देखते हुए मुझे ऐसा हुआ कि एहसास हुआ कि ये अखबार ज्यादा दिन नहीं चल सकता। तो फिर मैंने वोरा जी से, क्योंकि मेरी कुर्सी तो मैं जहां भी जाता हूँ मेरे लिए कुर्सी खाली रखते हैं, जी जी तो वो मेरे लिए अमृत संदेश की कुर्सी खाली थी, बिल्कुल मिलने भर की देर थी, हाँ तो मैंने वहां इस्तीफा दिया। जी जी तो इस तरह से मैं देशबंधु में भी 2 बार 3 बार गया। जी जी तो मैं फिर से वापस अमृत संदेश अमृत संदेश में आ गया। जी अब उसके बाद देखिए, ये आपको मैं वो बता रहा हूँ, बड़ा रोचक भी कह सकते हैं, और आपको शायद ऐसा भी लगे कि यार क्या बहुत बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं करके। लेकिन हुआ क्या है कि भास्कर शुरू हुआ। जी अब नए दैनिक भास्कर शुरू हुआ, तो कुछ समय बाद फिर उनको जरूरत थी एक स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट की, स्पेशल रिपोर्टर की। जी जी तो मेरे से संपर्क किया गया, तो मैंने फिर अमृत संदेश छोड़ दिया। अमृत संदेश छोड़ के मैं आ गया दैनिक भास्कर में। जी तो दैनिक भास्कर से यात्रा शुरू हुई, जो काफी लंबी चली। जी जी दैनिक भास्कर में रहते हुए मेरा ट्रांसफर हो गया एक बार भिलाई में, जी और दूसरी बार मेरा ट्रांसफर हुआ बिलासपुर भास्कर एज ए एडिटर, हाँ जी बिलासपुर में, दैनिक भास्कर बिलासपुर में। जी जी लेकिन मैं रायपुर में आना चाहता था, और परिवार रायपुर में रहता था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या किया जाए। फिर उसी समय नवभारत, नहीं, एक सॉरी, मैं आपको कहना चाह रहा था कि बीच में ऐसा ब्रेक हुआ कि मुझे भास्कर छोड़ना पड़ गया था। जी भास्कर छोड़ने के पहले रायपुर भास्कर छोड़ना की जरूरत पड़ गई थी। तो छोड़ने के पहले नवभारत बिलासपुर के रायपुर बिलासपुर के संपादक बबन मिश्र जी थे। जी जी तो उनको बिलासपुर के लिए संपादक की जरूरत थी। जी उस समय वो बिलासपुर भी देखते थे और रायपुर भी देखते थे, तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया। जी तो मेरा तो उस समय तो ये भास्कर छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई थी भिलाई में शिफ्टिंग की वजह से कि फिर कुछ ऐसी कुछ स्थितियां उत्पन्न हो गई भास्कर रायपुर में, तो मुझे लगा कि छोड़ देना चाहिए। तो जब मेरे मन में बात हुई कि छोड़ना चाहिए, तो फिर मेरे मन में आया कि अपने पास एक ऑफर तो रखा हुआ है नवभारत का। तो फिर मैंने मिश्रा जी कहा, भाई मैं आने के लिए तैयार हूँ। ये 1 हफ्ते के अंदर का घटनाक्रम है जी। तो जैसे ही मैंने ओके किया, वैसे ही उन्होंने मुझे ऑर्डर भेज दिया, बिलासपुर नवभारत संपादक, जी जी, ज्वाइंट एडिटर। जी, मैंने अपना बिस्तर उठाया, बिलासपुर चला गया। अब बिलासपुर में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं रायपुर छोड़ रहा था,
असल में कि होम सिकनेस मुझ में बहुत रही है। जी 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 होम सिकनेस इतनी ज्यादा है कि मैं परिवार को छोड़ के कहीं रह नहीं सकता था। जी 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 नहीं तो वरना मेरे पास दिल्ली जाने का भी मेरे पास मौके थे, जी जी लेकिन मैं नहीं गया नहीं दिल्ली, जी, क्योंकि मुझे भास्कर संपादक भी, भास्कर प्रबंधन भी चाहता था। जी मैं जाके नवभारत मैं जाके दैनिक भास्कर भिलाई नई दिल्ली में जाके ज्वाइन करूं। जी जी तो वहाँ का बड़ा ब्यूरो था, तो उनको वहाँ के एडिटर बना के मुझे भेजना चाहते हाँ थे, जी। लेकिन मैंने इनकार कर दिया था। जी, मैं जी। भिलाई नहीं जाऊंगा, मैं नई दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने दूसरा ऑप्शन भिलाई का निकाला था जी, कि जी, आप जी। रायपुर छोड़ो हाँ जी और भिलाई चले जाओ, हम यहाँ दूसरे को लाना चाहते हैं। जी जी तो ये क्या हुआ कि मैं नवभारत बिलासपुर में ज्वाइन किया। मिश्रा जी ने मुझे वहाँ ज्वाइन करवाई। उसके बाद बाहर रहते हुए फिर भास्कर का मेरे पास ऑफर आया बिलासपुर का, तो मैंने फिर बिलासपुर भास्कर मई का मई मैंने शिफ्ट किया। बिलासपुर भास्कर शिफ्ट करने के बाद हाँ 3-4 साल रहा। फिर रायपुर तो मुझे आना ही था, तो फिर मैं रायपुर में शिफ्ट हो गया। रायपुर मुझे वापस ले लिया गया। जी रायपुर में मैं 2008 तक रहा बस। हाँ जी फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि फिर ऐसा लगा कि इसको छोड़ना पड़ेगा। तो वो मुझे फिर क्या हुआ कि यहाँ राकेश सिंह और श्रुतम सिंह के चिरंजीव हुए राकेश सिंह, और वो एक न्यूज चैनल चालू करना चाहते थे छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, वॉच के नाम से, MPCG चैनल वॉच। तो उन्होंने उसके चीफ एडिटर का मुझे ऑफर दिया, तो मैंने भास्कर छोड़ के वहाँ ज्वाइन किया। वॉच तो ये यहाँ की तक यात्रा ये हुई। उसके बाद मुझे फिर वहाँ वो उनका होता क्या है कि जो प्रोफेशनल होने की वजह से ग्लैमर, पत्रकारिता ग्लैमर की वजह से इन लोग तो आ जाते हैं, लेकिन बाद में संभलता नहीं है। जी जी तो जैसे मुझे मालूम एहसास हुआ कि यार ये भी अब डूबने वाला जहाज है, तो डूबने वाले जहाज में, और जिस तरह वहाँ का माहौल बना, पत्रकार संपादक की जो गरिमा रखी जानी चाहिए थी, जी जी उनके जिस तरह से उनका हस्तक्षेप बढ़ रहा था, वो हस्तक्षेप तो कोई मंजूर नहीं कर सकता उनका। जी 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 तो उनका हस्तक्षेप बढ़ने लगा, तो मुझे लगा कि अब यहाँ जी खैर नहीं, यहाँ जी नहीं रहना चाहिए। जी तो फिर क्या हुआ कि बबन मिश्रा ने आज की जनधारा को टेक ओवर किया था। जी जी तो उनका फिर फोन आया कि जी। आज की जनधारा में शुरू कर रहा हूँ, तुम आओ करके। जी जी तो मैं कहा नेकी और पूछ पूछ। तो 1 मई जी मजदूर दिवस, जी तो मैंने 1 मई को आज की जनधारा ज्वाइन कर लिया। जी जी आज की जनधारा में रहते हुए फिर वो 1-1.5 साल में ऐसा लगा कि मिश्रा जी ने वहाँ का माहौल कैसा हुआ कि मिश्रा जी को लगा कि वो अलग होना चाहते थे। उन्होंने जी। मुझे बताया मैं तो अलग हो रहा हूँ। जी जी मैंने कहा जब आप अलग हो रहे हो तो मैं भी अब यहाँ कितने दिन रहूंगा। जी जी तो फिर मैंने अलग होने के पहले यहाँ अमन पथ के अखबार की शुरुआत हुई। हाँ जी हाँ जी हाँ तो अमन पथ वालों से मुझे वो ऑफर आया जी कि यार हम आपको चाहते हैं, और पैकेज निश्चित से हर जगह बढ़ता चला जा रहा था। जी जी चले रहे, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं अमन पथ में आ गया। जी तो अमन पथ का भी रवैया 1-1.5 साल में वही होने लग हाँ गया है जी, कि हाँ जी, सर्कुलेशन कुछ हाँ जी, नहीं, हाँ जी और केवल उनको विज्ञापन पर वो था, विज्ञापन मिलने चाहिए थे, लेकिन वो तो अपने बस का तो है नहीं, हाँ और जी, कभी कभी हाँ, किया भी नहीं, हाँ जी, और किसी मैनेजमेंट ने कभी कहा भी नहीं। दोनों जी, बातें हैं। जी, किसी भी मैनेजमेंट ने कहा जी, कि आपको विज्ञापन का काम करना है जी, या जी, आपको जाके कोई और मैनेजमेंट से रिलेटेड भी काम हाँ, करना है, हाँ कभी जी, किसी ने नहीं कहा, चाहे हाँ जी, भास्कर से लेकर किसी भी जी, अखबार में नहीं जी, कहा। लेकिन उसकी स्थितियां मुझे नजर आ रही थी, तो जी, मैंने कहा कि नहीं यार ये ठीक नहीं है। तो ये फिर मैंने अमन पथ छोड़ा। उसके बाद ये पायनियर शुरू हुआ। पायनियर जी, संयोग कुछ ऐसा रहा कि मैं छोड़ता क्या, दूसरा शुरू रास्ता होता खुलता है। चला गया। जी जी तो फिर मैंने पायनियर में एज ए कंसल्टिंग एडिटर में काम करना शुरू किया। जी भाई साहब तो जैसा जानते हो आप, हर दैनिक अखबार की क्या गत होती है, क्या जी, दुर्गति जी, होती है, जी, या किस तरह का उनका मैनेजमेंट इस वो महत्वाकांक्षाएं रखता है, और वो महत्वाकांक्षाएं उनकी पूरी नहीं होती, इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो वो अपने हिसाब से काम करने लग जाता है। जी, जो अपने को कम से कम संपादकीय विभाग में हस्तक्षेप कोई मंजूर नहीं हुआ, तो उसमें भी बिल्कुल, मंजूर का प्रश्न जी, नहीं था। तो मैंने कहा कि ये अखबार भी केवल एक आवरण के रूप में है, जी, तो इसको भी छोड़ना चाहिए, तो मैंने छोड़ दिया। जी, जी, तो 2018 के बाद में फ्रीलांसर जर्नलिस्ट के रूप में काम कर रहा हूँ। जी भाई साहब, और एनडीटीवी के विलय में एक कॉलमिस्ट था जी, अभी, मतलब पिछले साल तक जी, लगातार एनडीटीवी एमपीसीजी के लिए लिखा रहता मैं। जी भाई साहब, तो इस तरह से ये सफर मेरा 50 साल का जो जी है, भाई इसका साहब, एक ये brief- आधी सदी आपने पत्रकारिता में गुजार दी। जी बहुत सारे उतार चढ़ाव आपने देखे, जी। बहुत सारा संघर्ष आपने किया। पत्रकारिता के बदलते हुए स्वरूप को आप किस तरह देखते हैं? देखिए ये सब्जेक्ट ऐसा, ये विषय ऐसा, इस पर बहुत विस्तार से बात की जा सकती है। मतलब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं।
अब उस जमाने की पत्रकारिता की अगर हम बात करें, हम लोग के जमाने की या हमसे पहले के जमाने की बात करें, देखिए बहुत सारा चेंज तो निश्चित रूप में 50 साल में बहुत ज्यादा बदलाव आ गए हैं। जी टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस आ गए। एक तरह से टेक्नोलॉजी क्रांति हो गई, सूचना का विस्फोट, सूचनाओं का विस्फोट होने लग गया। लेकिन उस दौर की पत्रकारिता की बात करें तो उनका एक सीमित संसाधन पत्रकार के संचालकों के पास रहा करते थे। बड़े मुश्किल से अखबार निकला करते थे और मुश्किल से 8 पेज, 10 पेज, 12 पेज, 14 पेज के अखबार से, 12 पेज से अखबार आगे नहीं बढ़ता था। उन 12 पेज में ही पूरा संसार समाया रहता था, जिसमें प्रदेश भी था, देश भी था, राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय अखबार भी थे, अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी थे, प्रांतीय खबरें भी हुआ करती थी, सब। तो लेकिन आप देखिए तो आप 20-20 पेज के अखबार, 24-24, 28-28 पेज के अखबार हो गए। हर जिले में उनके अपने एडिशन हो गए। बिलासपुर का एडिशन, बिलासपुर यदि से कोई अखबार लॉन्च हो रहा है, जो चल रहा है बिलासपुर में, जो अभी जो जिस तरह के हम देखते हैं, नवभारत देख लीजिए, भास्कर देख लीजिए, हरिभूमि देख लीजिए, पत्रिका देख लीजिए, या नई दुनिया देख लीजिए, जो भी आपकी नई दुनिया भी है ना, जागरण के नाम से, जागरण का, तो देख लीजिए सबके अपने एडिशन है। हाँ। सबके अपने रीजनल एडिशन भी है। हाँ जी, हाँ, स्टेट एडिशन, डिस्ट्रिक्ट एडिशन कह सकते हैं आप। तो 4-4 पेज के निकलते हैं। तो ये पत्रकार जो सूचनाओं का जो एकदम एक सैलाब आ गया है अखबारों में, लेकिन उसका एक दुष्प्रभाव ये मैं समझता हूँ कि ये हुआ कि जैसे हम रायपुर में हैं तो रायपुर की खबरें बिलासपुर वालों को नहीं मिलती, बिलासपुर की खबरें रायपुर वालों को नहीं मिलती, चिरमिरी की खबरें हमारे पास नहीं आती, चिरमिरी की खबरें बिलासपुर में नहीं आ पाती। तो खबरें जो का दायरा जो है, पाठकीय दायरा बता रहा हूँ, वो सीमित होकर रह गया है। बिल्कुल। तो यदि मुझे बिलासपुर संभाग के बारे में कुछ जानना हो तो मुझे बिलासपुर का अखबार मंगवाना पड़ेगा। तब मैं तो उसको देख पाऊंगा, तो भी पुराना देख पाऊंगा, क्योंकि मल्टी एडिशन है उसके भी। कोरबा एडिशन अलग, तो वो एडिशन अलग, रायगढ़ एडिशन अलग। तो इस तरह से जो है विस्तार तो बहुत हुआ है, लेकिन आपका जो पाठकीयता उसकी जो होनी चाहिए वो धीरे धीरे जो सिमट गई। तो हम एक दायरे में सिमट हो। मुझे अब केवल रायपुर के अखबारों से अपना मतलब पाठकों का सरोकार केवल रायपुर के अखबार से होकर रह गया। अब बिलासपुर में क्या हो रहा है, कोरबा में क्या हो रहा है, रायगढ़ में क्या हो रहा है, बस्तर में क्या हो रहा है, उसके बारे में पूरी सूचनाएं नहीं मिलती। महत्वपूर्ण खबरें मिल जाती है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो सामाजिक सरोकार से संबंधित है वो बिल्कुल नहीं मिलती। तो एक बड़ा एक तरह से जो बदलाव जो नजर आता वो ये है। जबकि उस समय, हालांकि देखिए मैं बता रहा हूँ कि वो समय अलग था, ये समय बिल्कुल अलग था। उसमें संसाधन मालिकों के पास नहीं थे, सीमित संसाधनों के बीच अखबार निकला करते थे, और जो पत्रकारों की तनख्वाहें बहुत कम होती थी। पार्ट टाइम का उस समय दौर था, लेकिन अब पार्ट टाइम का दौर बिल्कुल खत्म हो गया, अब तो फुल टाइम जर्नलिस्ट हो गए। तो ये दौर तो बड़ा विकट रहा है। और खतरों की यदि हम बात करें तो उस जमाने में 2 तरह की बातें होती। एक तो क्या होता था कि अखबारों की बहुत प्रतिष्ठा थी। अखबारों की इतनी प्रतिष्ठा थी कि नौकरशाह हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो या राजनीतिक हो, अखबार में कोई भी समाचार उनके बारे में, उनके खिलाफ कहना चाहिए, या उनके संबंधित कोई समाचार, निगेटिव समाचार कोई शब्द आता था तो वो एकदम वो उसको बहुत सीरियसली लेते थे और तत्काल उसका रिएक्ट भी करते थे। और मतलब एक तरह से सही मायनों में यदि आईना था तो उस दौर का अखबार था, राजनीति के लिए भी और सत्ता के लिए भी। वो जो दिखाता था उस पर वो करते थे और नोटिस लेते थे, संज्ञान में लेते थे और काम होता। तो वो प्रतिष्ठा बहुत थी अखबारों की। अब क्या हो रहा है कि अब जो अखबार हो गए हैं, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अखबारों का जो दम था या उसकी जो प्रतिष्ठा थी या उसका जो प्रभाव था, वो प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है, सत्ता पक्ष पर भी, राजनीतिक पक्ष पर भी। तो ये बहुत बड़ा बदलाव ये है। अब आप किसी के बारे में कुछ भी छाप दीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी करप्ट अफसर के बारे में कुछ भी छाप दीजिए, वो फ्लट के मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता। वो ये मतलब उसको बड़ा सामान्य रूप से लेता है कि ठीक है, छप गया कोई बात नहीं। पहले ऐसा नहीं था। पहले एक लाइन में एक शब्द छप जाता तो सामने वाला पिघला जाता था और आके माफी मांगता था या अपने आप को बदलने की कोशिश करता था दोबारा ऐसा ना हो करके। लेकिन वो जो प्रभाव है, उस तरह का प्रभाव अब घट गया है। ये बड़ा इसके पीछे जो है वो जो मूल्यों का ह्रास है, वो पत्रकारिता के साथ साथ समाज में भी हुआ है। ये कारण है क्या? दोनों का अंतर संबंध है कोई?
समाज में तो हुआ है, जी समाज भी बदला है, जी सामाजिक परिवर्तन काफी तेजी से हुए हैं, जी विस्तार हुआ है, अच्छी चीजें भी आई है, जी बुराई भी आई है, हाँ जी तो ये तो सब हुआ ही है। जी तो पत्रकारिता, लेकिन मीडिया जिसके बारे में हम जो चौथे स्तंभ की संज्ञा अपन देते हैं विष्णु, तो लेकिन वो वैसे ही जो उसका जो प्रभाव रहना चाहिए था, हाँ जी वो प्रभाव धीरे धीरे कम होते चला जा रहा है। हाँ जी अब वो चाहे अब तो उस समय तो केवल हम लोग उस दौर में जो आपके नेशनल न्यूज के लिए, राष्ट्रीय स्तर के समाचारों के लिए टेलीप्रिंटर पर निर्भर रहते थे, या ऑल इंडिया रेडियो पर निर्भर थे। हम लोग तो समाचार उस समय लेते थे, रेडियो से लेते थे। आपको याद होगा कि रेडियो से अखबारों के लिए जो समाचार आते थे वो अलग से आते थे, इसमें रुक रुक के जो अनाउंसर रुक रुक के बोलता था, जी जी दो दो चार चार लाइन हर हर ताकि लोग नोट कर सके। हाँ हाँ तो हम लोग इस सब नोटिंग करते थे जी 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 कि भाई आज मतलब पूरा का पूरा, वो तो उनका मतलब बड़ा नेटवर्क था रेडियो का, तो खबरें आती थी, तो वो दौर था वो। तो अब तो टेलीप्रिंटर होता, बाद में टेलीप्रिंटर आया, जी टेलीप्रिंटर से फिर खबरें काफी आने लग गई। हाँ जी अब तो एक तो पूरा विस्तार इतना ज्यादा हो गया कि पूछिए मत। जी तो ये बदलाव तो आया, बहुत बड़ा बदलाव है, लेकिन जो सबसे बड़ा जो है तो ये है कि अखबार की विश्वसनीयता जो है बहुत घट गई है, और जो है, और उस अखबार का प्रभाव भी घटा है। विश्वसनीयता घटी तो प्रभाव निश्चित रूप से घटता ही घटता है। और इस पर अब क्या है कि आपका कारपोरेट जो है, कारपोरेट कल्चर इसमें आ गया है। जी अब जो है कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति यदि ये चाहे, यदि वो पत्रकार है, सच्चे अर्थ में पत्रकार है, वो पत्रकारिता करना चाहता है और अखबार निकालना चाहता है, हाँ। तो उसका बस में नहीं है किसी अखबार को निकालना। जी और बहुत मुश्किल वाला काम है। अगर निकालते भी रहता है तो घर फूक तमाशा देख वाला हिसाब रहेगा। हाँ जी और ऐसा अब तो होता भी नहीं है। जो अखबार निकलते हैं, जी अब छप भी रहे हैं जो अखबार, वो अब केवल अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए सरकार पर आश्रित है। जी जी लेकिन इस दौर में एक डिजिटल पत्रकारिता भी शुरू हुई है। जी, तो ये डिजिटल पत्रकारिता को आप किस तरह से देखते हैं? जो पारंपरिक पत्रकारिता है और ये डिजिटल पत्रकारिता है, इन दोनों में आज के दौर में कौन ज्यादा आपको प्रभावी दिख रही है? देखिए डिजिटल पत्रकारिता तो जो मैंने बताया ना कि अब जब से आपका ये मोबाइल आया है, या व्हाट्सएप आया है, या सोशल मीडिया का पदार्पण हुआ है, ये 1997 के बाद कर रहा हूँ, 1997 के बाद में, यानी आपको सोशल मीडिया का जो मतलब 20-22 साल हो गए, 25 साल करीब होने जा रहे हैं, 25-27 साल हो गए। तो 27 साल से सोशल मीडिया ने पूरा का पूरा पूरा ढांक लिया है पूरा। जी जी समाचारों का, सूचनाओं का इतना विस्फोट हो गया है कि हर मोबाइल में हर मोबाइल पत्रकार हो गए हैं सब जगह। जी और इसका जो फायदा ये भी होता है कि कोई घटना तुरंत जहाँ भी घटती तुरंत जो वायरल हो जाती है, तो लोगों के पास पहुंच जाती है। ये बहुत बड़ा फायदा है। तो डिजिटल के आने की वजह से निश्चित रूप से आपको समाचार तत्काल मिल जाते हैं, जी विजुअल भी मिल जाते हैं, और आपको ये भी मिल जाते हैं, वो रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, और खबरें भी मिल जाती है। डिजिटल में दोनों है ना, वीडियो भी मिल जाते हैं आपको, और साथ में खबरें भी पढ़ने मिल जाती है। दोनों साथ साथ चलते हैं उनके। जी जी जहाँ खबरें हैं वहाँ वीडियो भी है। जी तो ये बहुत बड़ा है, तो बहुत ज्यादा नजदीक है, मतलब लोग एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए हैं। जी और सबसे बड़ी बात है कि जागरूकता बहुत आई है, हाँ जी आम आदमी में जागरूकता आई है। जी जी अब मेरे पास यदि कोई, मैं पत्रकार नहीं हूँ, पर मेरे पास एक मोबाइल है छोटा सा, और कोई घटना हो रही है तो मैं जाकर देखता हूँ, घटना हो रही है, मैं तत्काल मोबाइल ऑन करता हूँ, कैमरा ऑन करता हूँ, उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ जी। और तुरंत भेज देता हूँ। जी जी तो ये कह सकता हूँ कि हर आदमी एक तरह से, पत्रकार जिसके पास मोबाइल है वो पत्रकार है, जी 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 लगभग। जी 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 नहीं भी है तो कम से कम खबरें तो देखता ही देखता है वो। हाँ जी हाँ जी खबरों के पास बहुत पास आ गया वो। हाँ हाँ अखबार के लिए आपको दूसरे दिन इंतजार करना पड़ता है, दूसरे दिन जब अखबार आएगा तो वो खबरें पड़ेगी। अब अखबार के हिसाब से वो बदलना चाहिए, और बदल भी रहा है। अब यदि आप वही आज की खबरें इसी रूप में यदि कल के अखबार में पढ़े, कोई पढ़ना नहीं चाहेगा, तो आपको उसको कुछ ना कुछ में बदलाव कर देखने को मिल रहा है। जी अखबार अभी भी चल रहा है, इसका मतलब यह है जी कि जो अपने हिसाब से वो काम कर रहा है। दूसरी बात यह है कि अखबार के साथ अच्छी बात यह है कि आप उसको कभी भी लेके पढ़ सकते हो। जी जी अखबार रखा हुआ है, जब आपकी इच्छा हुए उठाए पढ़ लिए जी भाई साहब आसानी के साथ में। जी। मोबाइल में आपको सर्च करना पड़ता है बार बार, जी। एक खबर निकल गई मान लीजिए, हाँ। तो सर्चिंग में टाइम लगता है। जी जी सर्चिंग में टाइम लगता है तो आप उसको ड्रॉप कर देते हो, छोड़ो। जी कई बार गायब भी हो जाती है, इतने फैल जाती है, इतनी उधर हो जाती है कि उसको सर्च करना मुश्किल हो जाता है। तो ये दिक्कत है। लेकिन
समाचारों को इस समाचारों की वजह से, इनकी वजह से, मीडिया की वजह से लोग एक दूसरे के नजदीक तो आ गए हैं पार्टी की दृष्टि से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भाई साहब, आप छत्तीसगढ़ में भी आपने लंबे समय तक पत्रकारिता की, राष्ट्रीय पत्रकारिता से भी आप जुड़े हुए हैं, तो क्या अंतर देखते हैं यहाँ की पत्रकारिता में और राष्ट्रीय पत्रकारिता में? देखिए, मुझे लगता है पत्रकारिता का जो बेस है ना, जो आधार है, वो ग्राउंड पत्रकार, मतलब ग्रामीण पत्रकारिता से। जी। ग्रामीण पत्रकारिता की रीढ़ है एक्चुअली। समाचार अखबारों की रीढ़ है वो। ग्रामीण जगह आप सबको याद होगा कि ग्रामीण पत्रकारिता की वजह से देश बंधु में कई बार मिली, है ना। हाँ। और जो छोटे छोटे कस्बों के, गांव के जो संवाददाता थे, वो खबरें तुरंत भेज देते थे। तो वो एक दौर वो था कि हर पाठक को खबरें मिल जाती थी। अब क्या हुआ कि दिल्ली के, आप क्वालिटी की बात करें तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि अभी भी दिल्ली के पत्रकार और रायपुर के पत्रकार में बड़ा अंतर है। ये ग्राउंड लेवल जो रिपोर्टिंग यहाँ होती है, वो रिपोर्टिंग दिल्ली वाले नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारे का सारे आश्रित रहते हैं रीजनल पर कि वहां को अब जैसे बस्तर में कोई मान लो घटना हुई तो दिल्ली का कोई पत्रकार आएगा तो पहले बस्तर में जो लोकल पत्रकार है उनसे संपर्क करेगा। उनसे संपर्क करने के बाद उससे फीडबैक लेगा या उसका सहायता लेगा और फिर जाके अपनी रिपोर्टिंग करेगा, ग्राउंड रिपोर्टिंग करेगा। लेकिन यहाँ का पत्रकार जो है वो मेहनत करता है और ग्राउंड में जाके अपनी पत्रकारिता कर रहा है। तो ये बड़ा अंतर। तो राष्ट्रीय पत्रकार, और मैं आपको ये बताऊं, पहले मध्य प्रदेश में उस जमाने की बात करें तो यदि दो ही अखबारों का बड़ा मान था पत्रकारिता की दृष्टि से, मतलब बहुत दो शहरों का, एक तो रायपुर और दूसरा इंदौर। ये दोनों जगह की पत्रकारिता जो है बड़े उसका बहुत सम्मान के साथ देखा जाता है कि, और जो अखबार में निकलते थे बहुत ही अच्छे अखबार निकलते थे। जी जी। अच्छा, ये जो सवाल करने का जो हक है और सवाल करने का जो साहस है, आज मीडिया के पास कितना रह गया है? सवाल करने का साहस तो कह सकते हैं कि बहुत क्षीण हो गया है। सत्ता पक्ष से सवाल करने का जो साहस अब बहुत कम हो रह गया है। बहुत ही कम ऐसे पत्रकार रह गए हैं, रह गया है, क्योंकि उनकी अपनी मजबूरियां हैं। वो मजबूरियां कई प्रकार की हैं। एक तो आपका प्रबंधन का दबाव भी रहता है, प्रबंधन की नीतियां रहती है, उस नीतियों के हिसाब से काम करना पड़ता है। अगर वो कोई ऐसा सवाल करे जो सत्ता पक्ष को मंजूर ना हो तो उसमें नौकरी पर उसको बनाती है। तो इसलिए ये हो गया है कि इसका दुष्परिणाम ये हुआ है कि सत्ता पक्ष से पूछने का जो नैतिक अधिकार पत्रकारों के पास है, वो करीब करीब खत्म हो गया। व्यवस्था के खिलाफ पूछने का सवाल तो पूछे जाते हैं, लेकिन सवाल वही पूछे जाते हैं जो उनके हक में हो, जिसका उत्तर दे सकते हो मैनेजमेंट, सत्ता पक्ष या राजनीतिक जो भी हो। आप किसी से, मतलब आप ये आपने कहीं देखा होगा कि जरा सा कोई थोड़ा सा कोई तीखा सवाल कोई करता है तो सामने वाला भाग जाता है, है ना, हावी होने की कोशिश करता है, पत्रकारों को बाहर कर दिया जाता है। तो वो जो है ये बड़ा, मतलब ये चाहे आप राष्ट्रीय स्तर की पत्रकार की बात कह लें या स्थानीय स्तर की पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, प्रादेशिक पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, ये लगभग खत्म हो गया है। लेकिन इसके बावजूद सवाल भरी आप ना करें, लेकिन आपके पास एक कलम तो है। बिल्कुल, कलम के जो है आपके पास एक प्लेटफॉर्म तो है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आपके पास में है। अगर यहाँ नहीं तो वहां। तो वो इस तरह से भले ही आवाज दे के सवाल ना पूछ रहा है, लेकिन अपने कलम के जरिए तो सवाल पूछता ही, सवाल उठाता ही। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या आपको लगता है कि इन दिनों राजनीतिक विमर्श का भी स्तर काफी गिर गया है और इसका समाधान क्या हो सकता है? देखिए, राजनीति में जब तक नैतिकता नहीं आएगी, नैतिक रूप से जिम्मेदारी नहीं आएगी, तब तक बड़ा मुश्किल है, क्योंकि राजनीति की दिशा और दशा दोनों बिल्कुल बदल गई है। जी। अब जो पॉलिटिक्स हो रही है वो कई जगह नूरा खुशी जैसे कह सकते हैं आप। तो वो स्थिति अब रहेगी नहीं है। राजनीतिक जो है वो ये कहना चाहिए कि राजनीति में जो लोग आ रहे हैं वो कुछ पाने के लिए आ रहे हैं। वो कुछ पाने के लिए इस
माध्यम से भी आते हैं और दूसरे उसके जरिए दूसरे माध्यम क्रिएट करते हैं। जी। मेरा आशा ये है कि राजनीति के जरिए पैसे कमाने का एक जरिया भी हो गया है। हाँ। आप राजनीति में आ गए, हाँ। आपके पास एक आपके पोजीशन तो आपको मिलती ही मिलती है। हाँ। पोजीशन के बाद आपके दूसरे रास्ते भी खुल जाते हैं। आर्थिक पक्ष आप आर्थिक दृष्टि से आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हैं, कई नेताओं का आप नाम ले सकते हैं आपके सामने, या स्थानीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, ऐसे कई लोग होंगे। जी। कई नेता ऐसे हैं जिनके बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी पहले क्या हैसियत थी और अब क्या हैसियत है। बिल्कुल। पहले जो कहाँ से उन्होंने शुरू किया और आज कहाँ है आर्थिक दृष्टि से। बिल्कुल। लेकिन ये तो आप राजनीति के स्वरूप को आप बदल नहीं सकते जी। क्योंकि ये बदलने की चाहत किसमें है? कोई नहीं चाहता। सब सत्ता के पीछे भाग रहे हैं और पैसे के पीछे भाग रहे हैं। सत्ता से आपको पावर मिलता है, ताकत मिलती है, वो ताकत के जरिए जो है आप आर्थिक संपन्नता आप में आती है। तो ये सबसे बड़ा मतलब जो है ये है, जो आपके एक जो ईमानदार पत्रकारिता कह लें या ईमानदार राजनीति कह लें, ये दोनों का करीब करीब ह्रास हो गया है। जी। जी। बिल्कुल लगभग निष्प्रभावी होती जा रही है, कम होती चली जा रही है। भाई साहब, छत्तीसगढ़ की जो सांस्कृतिक पहचान है, इसको राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? आप क्या सलाह देंगे? देखिए, ये सांस्कृतिक पक्ष तो अपना छत्तीसगढ़ का बहुत व्यापक है, बहुत सुदृढ़ है और बड़ा मतलब कहना चाहिए ये प्रभावशाली है। जी। लेकिन होता क्या है कि इनको जो जैसा लोक कलाकारों को जैसा संरक्षण मिलना चाहिए सरकारों की ओर से, संस्कृति विभाग की ओर से, वैसे संरक्षण मिलता नहीं है। जी। जी। और इस तरह से उनका जो एक्सपोजर होना चाहिए प्रॉपर, जो नए लोग सामने आना चाहिए, उनके लिए कोई मौका साथ में रहता नहीं है। जी। तो ये बड़ा भैया ये दायित्व तो होना चाहिए सरकार का। जी। तो सरकार के इस काम से, जैसे अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो अपन देखते हैं कि अच्छा भाई भतीजा हो तो सब जगह है, किसको काम देना है किसको काम नहीं देना वो डिपेंड करता है। आप ये करते हैं, आप क्या बोलते हैं, तो ये राज्य का नया वर्ष होता है, नया वर्ष मनाते हैं, ये स्थापना दिवस मनाते हैं, स्थापना वर्ष मनाते हैं। तो वो करता है कि आप बाहर से बुलाते हैं, उनको लाखों रुपए देते हैं बाहर के कलाकारों को, आप स्थानीय कलाकारों को कुछ नहीं देते, आप बहुत निगण्य, मतलब उनके साथ उपेक्षा का बर्ताव होता है। तो आप क्या है कि आप पीछे भाग रहे हैं उनके। तो आप यहाँ सलमान खान को बुला रहे हैं, करीना कपूर को बुला रहे हैं, उनको लाखों रुपए दे रहे हैं, पैकेज दे रहे हैं। अभी भी आप देखिए कुमार विश्वास लगातार यहाँ आ रहे हैं, इनके लाखों के इनके होते पैकेजेस होते हैं। आप यहाँ किसको दिया है आपने? यहाँ छत्तीसगढ़ में ये बड़े एक से बढ़ के एक कलाकार हैं हमारे। उनको कोई प्लेटफॉर्म मिला है, बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है तो क्या उनको ठीक से उनका मानदेय, उन्हें ठीक से उनका मानदेय मिला उन्हें? तो ये जो डिफरेंसेस है ये केवल मतलब ये इससे आप ये उम्मीद करें कि हम लोक संरक्षण को या लोक कलाकारों को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं या हम यहाँ से वहां पहुंच जाएंगे छलांग लगा के, वो नहीं हो सकता। जब तक सरकार की मंशा या सरकार की इच्छा ना हो तब तक ये बात आगे नहीं बढ़ती। लेकिन इसके बावजूद भी जो आप स्थानीय स्तर पर जो संस्थाएं हैं वो काम कर रही हैं, अपने स्तर पर काम कर रही है, बिना किसी वित्तीय सहायता के, वित्तीय मदद के सरकारी काम कर रही है। लेकिन उनका दायरा एक सीमित रहता है, कहाँ काम उतना आगे बढ़ा है। उसके लिए सत्ता को संरक्षण मिलना बड़ा जरूरी होता है। जी। भाई साहब, क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि पत्रकारिता और साहित्य की दूरी बढ़ती जा रही है? पत्रकारिता और साहित्य की दूरी? नहीं, पत्रकारिता और साहित्य की दूरी मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई दूरी बढ़ रही है। आपको ये बता दूं कि बहुत सारे पत्रकार अच्छे साहित्यकार हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं, और बहुत अच्छे साहित्यकार, अच्छे पत्रकार भी हैं। बहुत सारे देखिए, आपको याद होगा दीनमान जो अखबार निकलता, साप्ताहिक निकलता था, अपने समय का सबसे प्रतिष्ठित राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक विमर्श का अखबार हुआ करता था, पत्रिका हुआ करती थी। बड़े बड़े संपादक वहाँ काम करते थे, श्रीकांत वर्मा जैसे लोग थे, संपादक बड़े बड़े रहे हैं, अभय जी रहे हैं, बहुत से लोग रहे हैं, रघुवीर सहाय रहे हैं। तो वो अच्छे पत्रकार रहे हैं, पत्रकार भी थे, साहित्यकार भी थे, कवि थे, आलोचक थे, और अभी भी ऐसा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकारिता और साहित्य का बड़ा गहरा और अंतर संबंध है, और जो अच्छा पत्रकार है वो अच्छा साहित्यकार भी है, जो अच्छा साहित्यकार है वो अच्छा पत्रकार भी है। पत्रकारिता से जो है आपको साहित्य की समझ भी आती है। यदि आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो निश्चित रूप से साहित्य जब तक आप पढ़ेंगे तो अच्छी पत्रकारिता आप कर नहीं सकते। भाषा का जैसे जो सौंदर्य आपके पास में होना चाहिए, जो भाषा आपके पास होनी चाहिए, वो आपकी गढ़ती जो है आपको साहित्य करता है। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे जितना अच्छा, उतना अच्छा लिखेंगे, उसको यदि ग्रहण करते हैं तो। जी।
आपका ये आपका परिचय इस उल्लेख के बिना अधूरा ही रह जाता है जी। कि आप हिंदी के महान कवि स्वर्गीय गजानन मुक्तिबोध जी के सुपुत्र हैं। पिताजी के व्यक्तित्व का कितना प्रभाव आप अपने जीवन में देखते हैं? देखिए, हर बच्चे के जीवन पर उसके पिता का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता जी है, जी, और सकारात्मक प्रभाव पड़ता बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो चाहे पिता उसके ऊपर ज़्यादा समय दे पाते हो, न दे पाते हो, जी जी, लेकिन चाहे जितना भी समय मिलता हो, लेकिन प्रभाव तो पड़ता है। पड़ता है जी। और हम मेरे लिए भी मेरे पिताजी तो सर्वा ही थे, एक तरह से हाँ देखा जी, जाए हाँ तो। जी, और जैसे माँ वैसे पिताजी, जी जी, है ना? तो हम तो मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ जब मैं उनका बेटा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, और मुझे इसका बड़ा सम्मान मिलता है, लोगों को जब मालूम पड़ता है मैं उनका बेटा हूँ, तो हाँ जी, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए वो मेरा भी सम्मान करते जी हैं। जी जी। तो ये मुझे भी एक अच्छी अनुभूति आपकी ऐसी होती है। लेखनी में वो कितना आते हैं? लखनऊ लेखनी में देखिए, अब देखिए पिताजी का लेखन तो बहुत ही जबरदस्त है। आप हाँ, जानते हैं इतनी जी किताबें जी, लिखी है, उनको गुजरे हुए 60 साल करीब होने जा रहे हैं, हाँ जी, लेकिन कोई भी साहित्यिक कार्यक्रम उनके बिना, मतलब उनके उल्लेख के बिना पूरा नहीं होता है। बिल्कुल चाहे आप बिल्कुल, उस कार्यक्रम की बात करें, जी, चाहे लेखन की बात करें, हाँ जी, साहित्यिक लेखन के बारे में उनका उल्लेख तो होता है। हिंदी हाँ जी, कविता का जब जब कोई भी जिक्र करता है तो मुक्तों जी का नाम तो आता ही बिल्कुल, रहता है। तो मैंने बताया था कि पिताजी, जब मैं हम लोग राजनांदगांव में रहते थे, जी, पिताजी जब आए थे राजनांदगांव, नया खून छोड़ के नया खून में काम करते थे। नया खून के पहले आकाशवाणी सरकारी नौकरी में थे, नागपुर में वो। हुँ, तो जब नया मध्य प्रदेश बना और भोपाल राजधानी बनी, हुँ, तो भोपाल राजधानी बनने के बाद में फिर उन्होंने भोपाल जाना मंजूर नहीं किया। उसी समय नया खून के स्वामी कृष्णानंद सोख्ता निकालते थे उसको। हुँ, बड़ा क्रांतिकारी समाचार पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र था वो। हुँ, तो वो पिताजी ने वहाँ ज्वाइन किया। हुँ, वहाँ ज्वाइन करने के बाद जब उनकी नौकरी, वहाँ कुछ साल वो रहे, पत्रकारिता की, उन्होंने वहाँ लेखन काफ़ी किया, हुँ, राजनीतिक लेखन किया, सामाजिक लेखन किया, हुँ, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनके बहुत सारे लेख उन दिनों छपे थे, हुँ, और जो संचयन में हैं उनके। हुँ, और तो उसके बाद जब उनको राजनांदगांव में नौकरी मिली, दिग्विजय कॉलेज में प्रोफेसर बन के जब वो आए, तो हमारे साथ तो उनके हमारे दादा दादी भी साथ में रहते थे। हुँ, मतलब हमारे 3 चाचा मेरे और थे। हुँ, तो पिताजी, हमारे दादा और दादी 4-4 महीने, 3-3 4-4 महीने हर बेटे के पास रहते हुए आते थे, तो हमारे भी आते पिताजी जी से जी, मिलने। तो हमारी दादी को पढ़ने का बहुत शौक था। हुँ, तो दादी को पढ़ने के लिए पिताजी अपने लाइब्रेरी से, नया अपना दिग्विजय कॉलेज की लाइब्रेरी से किताबें लेके आते थे। हुँ, तो किताबें लेके आते तो वो किताबें दादी पढ़ती थी, और किताबों को मैं भी पढ़ने लग गया हुँ, था। तो उन दिनों में बहुत पढ़ता था, जो किताबें वो आती थी लाते थे, दादी जी के पढ़ने के बाद मैं पढ़ता था। जी, तो जनरली वो उपन्यास और कथा संग्रह हुआ करते थे। जी, तो जितने बड़े साहित्यकार हुए, उसमें प्रेमचंद, शरतचंद चट्टोपाध्याय, हुँ, बंकिम, हुँ, वृंदावनलाल वर्मा, हुँ, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, हुँ, जरासंध, जी, और इसके अलावा विमल मित्र, जितने भी उन जमाने के जो साहित्यकार, उनकी जो किताबें, बड़ी बड़ी किताबें आती थी, शंकर। हुँ, तो वो पढ़ने का शौक मुझे उस समय मैं मिडिल क्लास का विद्यार्थी था। जी, जी, तो पढ़ने का शौक मुझे उस समय शुरू हुआ, पढ़ता था खूब। और अपनी अलग दुनिया रहती, पढ़ने के बाद एक अलग दुनिया में आदमी खो जाता है। हाँ, हाँ, मैं भी खो जाता था। तो जी, जी, उसी समय मुझे जासूसी, पढ़ते पढ़ते जासूसी किताबें पढ़ने का शौक शुरू हुआ। जी, 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 तो मैं वहाँ किताबें, हाँ, हाँ, जासूसी दुनिया, जासूसी पंजा, रहस्य, हाँ, चाहे आपका रहस्य नाम बता रहा हूँ। उसके अलावा निरंजन चौधरी थे, उनका एक कोई निकलता था। जी, बहुत सारी मासिक किताबें निकलती थी, जासूसी के उपन्यास। हाँ जी, हाँ, तो वो जासूसी उपन्यास पढ़ने का चस्का शुरू हुआ, तो मैं जासूसी पढ़ना लाता था, ढेर सारी किताबें लेके आता था, पढ़ता था, फिर लौटा देते थे, लाइब्रेरी से लाते थे, जी, लाइब्रेरी में ज्वाइन जी, कर लिए जी, थे, जी, लाइब्रेरी जी, से लेके हाँ, आते, वो ठेले ठेलों में बिकती थी किताब, हाँ, हाँ, जी, पढ़ी जी, जाती थी। जी, जी, बिल्कुल, पान ठेले में, जब मैं जज किताब लेता, वो हमारे घर के थोड़ा दूर जाके एक पान ठेला था, पान ठेले में किताबें आती थी वो। जी, तो वो पढ़ने के लिए देते थे, फ्री देते थे, मतलब ऐसा जी, नहीं कि पैसे लेते, पढ़ने के लिए ले जाओ पर वापस कर दो आप। अच्छा, तो मैं लेके आता था। तो पिताजी जब रिलैक्स करते थे, लिख लेके जब थक जाते थे, हुँ,
तो मुझसे वो किताबें मांगते थे। जी जी और उनको वो किताबें तो मानते हैं, उनको मालूम था मैं किताबें पढ़ता हूँ जी जासूसी जी करके, जी जी मुझे छुपाने की जरूरत कभी नहीं पड़ी। हाँ हाँ जी जी कभी कभार बार बार अलग है तो, लेकिन छुपाने की जरूरत नहीं पड़ी, हाँ पढ़ता था, उनको मालूम था किताबें पढ़ता था। वो जो अपना तनाव दूर करने के लिए या थकान को दूर करने के लिए किताबें मांगते थे, वो खुद भी पढ़ते थे। जी जी अंग्रेजी की पढ़ते थे वो पहले, जी जी है ना, पेरी मैसन वेसन की जो जी किताबें, एक आर्थर कॉनन डॉयल, इनकी जी किताबें पढ़ते थे। और वो जी जो अंग्रेजी जो उपन्यास करते जी जैसे थ्रिलर के, वो पढ़ते थे वो। जी जी तो मुझसे भी हिंदी के लिए वो मुझसे मांगते थे कि चल तू, तेरे पास कौन सी किताब बता करके। हाँ जी तो मैं किताब ला के देता था। वो जासूस दुनिया उनको बड़ी पसंद थी। जासूस दुनिया, कर्नल विनोद, कैप्टन हमीद, उसके दो हीरो थे। जी तो वो इब्ने सफी बीए, इब्ने सफी बीए इतने बढ़िया लिखते थे, पूछे मत, बड़े साहित्यकार थे। तो वो किताबें फिर पढ़ते थे। वो उनका थोड़ा देर पूरा पढ़ते, ऐसा नहीं कि अधूरी, आधा अधूरी पढ़े छोड़ दिए, वो कंप्लीट कर देते। ऐसा नहीं 4 पन्ने पढ़े और बाद में छोड़ दिए, पूरी किताब पढ़ते थे और बड़ा उनको रिलैक्स फील करते थे। तो वो था उनका अपने आप को प्रफुल्लित रखने का जी या थकान दूर करने का जरिया। जी जी तो वो अलग दौर। तो पढ़ने का शौक मुझे उसी जी समय था। जी जी आपने भी किताबें लिखी हैं। किताबें तो क्या लिखी है मैंने, लेखन वैसे पत्रकारिता का लेखन बहुत किया है मैंने, राजनीतिक लेखन बहुत किया है। कुछ संस्मरण अ, पत्रकारिता के आपने पत्रकार लिखे हैं अपने साथियों के बारे में उस हाँ, जी मैंने असल में क्या है कि अ, मैं कॉलम काफी लिखता था। भास्कर में रहते मैंने बहुत सारे कॉलम लिखे। जी जी मैं सप्ताह में 2-3 कॉलम में छपते थे हाँ जी लगातार, हाँ जी हफ्तावार करके छपता था। हाँ जी नवभारत में था तो देख भाई देख करके नवभारत बिलासपुर में छपना शुरू किया हाँ था। जी हाँ जी यहाँ देशबंधु में था तो छत्तीसगढ़ डायरी के नाम से साप्ताहिक शुरू किया था उस हाँ जी जमाने में। हाँ जी ये 70 की बात बता रहा जी हूँ। जी छत्तीसगढ़ साहब ललित सुरजन ने शुरू जी करवाया था, जी जी सप्ताह भर की अखबारों की समीक्षा। जी तो छत्तीसगढ़ डायरी के नाम से मैंने पहला मेरा कॉलम वही था, छत्तीसगढ़ डायरी, जी जी छत्तीसगढ़ की डायरी, जी जी जो देशबंधु के एडिट पेज में छपा करती थी जी हफ्ते में एक बार। जी जी तो वो देशबंधु की बात हुई। हाँ जी भास्कर पे मैंने 2 कॉलम शुरू किए, एक तो हफ्ते के हफ्तावार जी और हस्तक्षेप। जी हफ्तावार मैंने यहाँ के जो संपादक थे उनके ने कहा कि आप लिखना शुरू करो कॉलम। जी और हस्तक्षेप मैंने हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर सुधीर अग्रवाल, उन्होंने कहा कि इसको शुरू करो जी हस्तक्षेप। जी हफ्ते में, सप्ताह में 2 कॉलम मेरे छपते थे। हाँ जी तो उसमें सामाजिक, राजनीतिक सारे मतलब विषय हुआ करते थे। हम्म, तो हुआ क्या है कि मैंने वो लिखता था, मैंने एक अच्छा काम किया था, जो कटिंग में संभाल के रखता था जी छपने के बाद में। जी आमतौर में काफी कुछ रखा मैंने। हाँ जी तो मैंने, देखिए मैं आपको फिर एक थोड़ा सा पीछे और ले जाता हूँ। जी मैंने जी जी जिन बड़े पत्रकारों के साथ काम किया, जी जी देशबंधु की बात बता रहा हूँ मैं हाँ आपको। जी हाँ जी हाँ जी देशबंधु में रामाशय उपाध्याय बहुत बड़े हाँ संपादक जी थे। जी जी रामाशय जी उपाध्याय बहुत अच्छे कलमकार। जी उनका एक दिन के बाद तो बहुत ही प्रतिष्ठित जी कॉलम रहा है। जी तो रामाशय उपाध्याय जी हमारे संपादक थे। राजनारायण मिश्रा हाँ हाँ बहुत बड़े जी पत्रकार, जी उनके कलम के बहुत धनी जी राजनारायण मिश्रा हुए। रमन श्रीवास्तव जी, जी रमन श्रीवास्तव नागपुर में उन्होंने बहुत सारे अखबारों में काम किया, जी लेकिन देशबंधु में भी थे वो। बसंत तिवारी जी बसंत तिवारी तो देशबंधु मेरे बाद आए, मेरे जी समय जी नहीं थे। अच्छा मैं जी अपने समय की बात बता रहा हूँ हाँ जी आपको। हाँ जी इसके बाद सत्येंद्र कुमार जी थे। गुमास्ता जी सत्येंद्र कुमार जी बड़े सीनियर, हमसे हाँ सीनियर हाँ है ना। हाँ तो ये थे, इनके जी साथ मैंने काम किया। हाँ जी तो राजनारायण मिश्रा जी को फिर मैंने, अच्छा हुआ क्या है कि राजनारायण मिश्रा जी उस देशबंधु से जब सेवानिवृत्त हुए, वहां से अलग हुए, तो मैं भास्कर में मेरे साथ में थे वो। ओके तो वो काम करते थे। मैंने उनसे समीक्षा के लिए, हमें जरूरत थी एक समीक्षक की। हम्म मैनेजमेंट ने चाह रहा था कि अखबारों की समीक्षा की जाए, हाँ हम किस तरह का अखबार निकाल रहे हैं, जी भास्कर में क्या गलतियां जा रही, क्या गलती जा रही, किस तरह का अखबार होना चाहिए। हम्म तो उसकी, इसलिए उनकी नियुक्ति जो है हम्म समीक्षक के रूप में हम्म हुई। और मेरे लिए सब बड़े सौभाग्य की बात थी कि वो मेरे साथ में थे, मैं उनके साथ में था, कह जी जाना जी चाहिए जी कि एक जी जी समय हम दोनों देशबंधु बात के साथ हुए। हाँ जी हाँ जी तो मैं संपादक था उसमें। हाँ तो जी अब मुझे कभी भी बड़ा अजीब सा लगता था जब मैं मुझे ऐसा लगता था यार मैं काम है तो मैंने, मेरे सामने ही बैठते थे, बाजू में ही वो, तो वो समीक्षा करते थे। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, भाई ये मैंने कुछ लिखा है, कुछ मेरे पास कटिंग पड़ी हुई है, हाँ आप इसको देखेंगे क्या? तो बोले मैं देख चुका हूँ पूरा, मैं तुम वो पढ़ता रहता हूँ। तो मैंने पूछा क्या इसको की किताब बन सकती है? तो बोले क्यों नहीं बन सकती, तुम अपनी ऐसा करो, सारी कथनें जितनी तुम्हारे पास है लाके मुझे दे दो। हम्म तो मैंने अपनी किताबें जो मेरे पास इकट्ठी हुई थी, मैंने उसको फिर से निकाला, वो टंग अपने ट्रंक में पड़ी हुई थी, निकाले रख दिया, एक तरह से उनको निकाला, खोजा खाजा निकाल के उनको दे दिया। तो उन्होंने पढ़ा, बकायदा एडिंग
हेडिंग वेडिंग कहाँ चेंज किया, एडिटिंग की, और फिर वो एक किताब छपी इस राह से गुजरते हुए। जी जी उसके बाद दूसरी किताब ऐसी इसी तरह से उनके ही कहने पर दूसरी भी छपी, जी जी तीसरी छपते छपते रह गई। जी। वो असल में वो किताबें वो है, वो रिपोर्टिंग्स पर और लेख और रिपोर्टिंग्स पर वो दस्तावेज है। जी जी वो एक रेफरेंस के रूप में वो बड़ी काम आ सकती है कि छत्तीसगढ़ में वो 80 के बाद किस तरह का राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य था, जी उसको यदि किसी को जानना समझना हो तो ये किताब काम आ सकती है। जी बस। ये अभी जो मैंने 2022 में किताब छपी है, ये एक सफर मुकम्मल के नाम से, उसमें मैंने दैनिक भाषा में और दूसरी जगह जो मेरे साथी काम कर रहे जी। थे उनके बारे में मैंने लिखा है। हाँ जी। मैंने उनको जितना देखा है, जी जी देखिए मेरा उनका संपर्क 8 घंटे या 10 घंटे का रहता था जी जी मेरे साथ काम करते हुए। जी जी तो उनके बारे में मैंने लिखा। तमाम जी। ऐसे जो साथी हैं उनकी छोटी छोटी टिप्पणियां बड़ी बड़ी जी नहीं जी है, जी जी लेकिन मैंने जितना उनको समझा, जी जी उनकी क्वालिटीज की, उनकी योग्यताओं हाँ, को, उनकी हाँ, क्षमताओं को, जी जी उसके बारे में मैंने इस किताब में उल्लेख किया हुआ है। जी जी जिसमें उनके साथ में मेरे पारिवारिक जो मेरे रिश्ते रहे हैं, चाहे पिताजी हैं, माँ है, बहन है, उनके बारे में भी लंबे संस्मरण है। तो एक बड़ा संस्मरण की दृष्टि से और छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता और पत्रकारों को जानने की दृष्टि से ये किताब जो है एक सफर मुकम्मल, ये शायद लोगों के लिए काम आ सकती है। जी जी। भाई साहब, आज आपने हमको काफी समय दिया। आप अपने युवा साथियों को क्या संदेश देंगे? युवा साथियों के संदेश में क्या संदेश दूं, मतलब वो तो बड़े, मतलब ये कहना चाहिए बहुत ही तेजस्वी पत्रकार रहे हैं, मतलब तेजस्वी में ज्यादा है, हम लोग से ज्यादा समझदार इस दौर में, ज्यादा समझ उनमें है। जी हम लोग की समझ वास्तव में बहुत कम थी। जी जी हम उनको और आज आज के दौर में उनको देखते हैं, अपने दौर में जाके हम अपने आप को देखते हैं। हाँ जी तो हम ऐसा लगता है कि ये इनका ये दौर ज्यादा वो ज्यादा तेजस्वी हैं, ज्यादा ऊर्जावान है। जी जी लेकिन पढ़ने की जो हैबिट है ना, हाँ हाँ वो घट गई है। जी जी तो मैं चाहूंगा कि ये जितना ये ज्यादा पढ़े, जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे, जी जी और भाषा का जो एक सौंदर्य होता है उस सौंदर्य को आत्मसात करेंगे। क्योंकि बिना भाषा के, बिना शैली के आप आगे नहीं बढ़ सकते। यदि आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट है किसी विषय को लेकर, और या तो उसको आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो अच्छा होते हुए भी अरुचिकर हो जाता है वो, जी जी और आदमी उसको पढ़ नहीं पाता, छोड़ देता है। जी जी इसलिए बेहतर ये है कि अब होता है क्या है, लेकिन ऐसा मैं ये नहीं कहूंगा चाशनी में पिरो के आप बिल्कुल उसको इससे सौंदर्य इतना अलंकारिक कर दो कि लोगों को हजम ही ना हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सीधी सरल भाषा होनी, जैसे पत्रकारिता भाषा सीधी सरल होती है। क्योंकि जो समाचार है वो हर आदमी पढ़ता है, संस्कारित हाँ, मतलब आप जो गरीब लड़का है, आदमी है, वही पढ़ेगा अखबार को या मीडिया को। तो आपका लेखन जितना सरल सीधा सारा रहेगा पत्रकारिता की दृष्टि से, वो ज्यादा रहेगा। इसलिए पढ़ना जरूरी है। बिना पढ़े पढ़ाई, लेकिन पढ़ना बहुत, अध्ययनशीलता लगभग बहुत क्षीण हो गई, लोग पढ़ते नहीं है। तो ये बड़ी कमी है जो मुझे लगता है। इसको यदि कमी को पूरा करते हैं तो मैं जो कह रहा हूँ कि लिखने की जो तमीज आना चाहिए, जो संस्कार लिखने को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहे। जी जी भाई साहब, आपको फिर से एक बार धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की बातचीत आपको पसंद आई होगी। आपसे फिर मिलते हैं अगले मोड़ पर। नमस्कार।